आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्य के इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात भी उन्हीं के द्वारा हुआ। हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी आचार्य शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास लेखन में रचनाकार के जीवन और पाठ को समान महत्व दिया। उन्होंने प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से साहित्यिक प्रत्ययों एवं रस आदि की पुनर्व्याख्या की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य जगत को समझने की आधिकारिक चाबी है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनेक दृष्टि से अप्रतिम महत्व है। हिंदी साहित्य की सुदीर्घ परंपरा में वे पहले आलोचक हैं जिन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र की अतल गहराइयों में प्रवेश कर उसकी महत्ता और उपयोगिता के प्रति विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। शुक्ल जी द्वारा लिखित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आलोचना में आलोचना का श्रेष्ठतम रूप दृष्टिगत होता है, जैसे कि रसमीमांसा, तुलसीदास, सूरदास, जायसी आदि पर लिखी गई आलोचना तथा हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल जी की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार भारतीय रसवाद है। रस सिद्धांत के अतिरिक्त आचार्य शुक्ल ने रीति, अलंकार, ध्वनि, गुण, औचित्य आदि सिद्धांतों का भी अध्ययन किया था। फिर भी उनकी समीक्षा का आधार भारतीय रस सिद्धांत ही है। रस को परिभाषित करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उनके द्वारा मुक्तावस्था तक पहुंचना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। इस व्याख्यान में मैं डॉक्टर अशोक पटेल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय, कृतित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व, समीक्षक रूप, उनका मानदंड निर्धारण, साधारणीकरण, भावयोग, उनके सर्वांगीण विचार, समीक्षा दृष्टि की संभावनाएं, साहित्यिक इतिहास के लेखक, निबंधकार, भाषा और शैली विषयक उनके विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के विषय में मैं आज बताने का यत्न करूंगा। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी सन में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम विभाषा देवी था और पिता चंद्रबली शुक्ल थे। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। मातृसुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया। उनकी पत्नी का नाम सावित्री देवी था। अध्ययन के प्रति लगन शुक्ल जी में बाल्यकाल से ही थी। उन्होंने 1903 से 1908 तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादन का कार्य किया। 1904 से 1908 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। इसी समय से उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे।
और धीरे धीरे उनकी विद्वता चारों ओर फैल गई। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने उन्हें शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। वे नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भी संपादक रहे। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम काल तक विभागाध्यक्ष के पद पर रहे। 2 जनवरी 1941 को हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। आचार्य शुक्ल जी का साहित्य और उनका साहित्यिक व्यक्तित्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। निबंध चिंतामणि भाग 1 तथा विचार विधि। आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास लिखा है। इतिहास के अंतर्गत उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। उन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, आनंद कादिम्बिनी तथा काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का कुशल संपादन किया था। उनकी कहानी 11 वर्ष का समय है। काव्य रचनाओं में उन्होंने अभिमन्यु वध और बुद्ध चरित लिखा है। उनका साहित्यिक व्यक्तित्व। शुक्ल जी का साहित्यिक व्यक्तित्व विविध पक्षों वाला है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन के प्रारंभ में लेख लिखे हैं और फिर गंभीर निबंधों का प्रणयन किया है, जो चिंतामणि के 2 भागों में संकलित है। उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में कविताएं लिखी है तथा एडविन आर्नल्ड के लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा में बुद्ध चरित के नाम से पद्यानुवाद किया है। शुक्ल जी ने मनोविज्ञान, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा एवं व्यवहारिक संबंधी लेखों एवं पत्रिकाओं के भी अनुवाद किए हैं तथा जोसेफ एडविन के प्लेयर्स ऑफ इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से एवं राखालदास बंदोपाध्याय के शशांक उपन्यास का भी हिंदी में रोचक अनुवाद किया है। आचार्य शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली तथा बुद्ध चरित की भूमिका में क्रमशः अवधि तथा ब्रजभाषा का भाषा शास्त्रीय विवेचन करते हुए उनका स्वरूप भी स्पष्ट किया है। उन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखा, जो उनकी मृत्यु के पश्चात संकलित होकर रसमीमांसा नाम की पुस्तक में विद्यमान है तथा तुलसी, जायसी की ग्रंथावलियां एवं भ्रमरगीत सार की भूमिका में लंबी व्यावहारिक समीक्षाएं लिखी, जिसमें से 2 गोस्वामी तुलसीदास तथा महाकवि सूरदास अलग से पुस्तक रूप में उपलब्ध है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें काव्य प्रवृत्तियां एवं कविताओं का परिचय भी है और उनकी समीक्षा भी लिखी है। दर्शन के क्षेत्र में भी उनकी विश्व प्रपंच पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक या तो रिडीफ ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है, पर उसकी लंबी भूमिका शुक्ल जी के द्वारा किया गया मौलिक प्रयास है। इस प्रकार शुक्ल जी ने साहित्य में विचारों के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके संपूर्ण लेखन में सबसे महत्वपूर्ण एवं कालजयी रूप समीक्षक, निबंध लेखक एवं साहित्यिक इतिहासकार के रूप में प्रकट हुआ है।
हमें आचार्य शुक्ल के योगदान के विषय में विचार करना है। सबसे पहले समीक्षक रूप के विषय में बात करते हैं। नलिन विलोचन शर्मा ने अपनी पुस्तक साहित्य का इतिहास दर्शन में कहा है कि शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक संभवतः उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। यह बात विचार करने पर सत्य प्रतीत होती है, बल्कि ऐसा लगता है कि समीक्षक के रूप में शुक्ल जी अब भी अपराजेय है। अपनी समस्त सीमाओं के बावजूद उनका पैनापन, उनकी गंभीरता एवं उनके बहुत से निष्कर्ष एवं स्थापनाएं किसी भी भाषा के समीक्षा साहित्य के लिए गर्व का विषय बन सकते हैं। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण दोष के कथन से आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की और भी ध्यान दिया गया। कहना न होगा कि कवियों की विशेषताओं एवं उनकी अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की और ध्यान सबसे पहले शुक्ल जी ने दिया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य को अपेक्षित धरातल देने में सबसे बड़ा हाथ उनका रहा है। समीक्षक के रूप में शुक्ल जी पर विचार करते ही एक तथ्य सामने आता है कि उन्होंने अपनी पद्धति को युगानुकूल नवीन बनाया था। इस प्रकार जहां उन्होंने एक और अपनी आलोचनाओं का ढांचा भारतीय रहने दिया है, वहीं पर उसका बाह्य रूप एवं रचना विधान पश्चिम से लिया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यह निर्णय करना कठिन है कि उनकी समीक्षा में देशी और विदेशी तत्वों का मिश्रण किस अनुपात में हुआ है। इस संबंध में उन्होंने तुलसी, सूर या जायसी जैसे श्रेष्ठ कवियों की समीक्षाओं में ही नहीं, अपने इतिहास में छोटे कवियों पर भी उतनी ही सफलता से कार्य किया है। मानदंड निर्धारण के रूप में उनका योगदान। आचार्य शुक्ल के समीक्षक व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता या महानता है कि उन्होंने मानदंड निर्धारण और उनका प्रयोग दोनों कार्य एक साथ किए हैं, और इस दोहरे कार्य में कथनी और करनी का अंतराल कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, बल्कि यों कहें कि अपने मनोविकारों वाले निबंधों में जीवन, साहित्य और भावों के मध्य जो संबंध देखा है, उसी के आधार पर उन्होंने अपनी समीक्षा के मानदंड निर्धारित किए हैं एवं इन सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग उन्होंने किया है। मानदंड निर्धारण में उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता समसामयिक काव्य चिंतन संबंधित जागरूकता है। संभवतः आचार्य शुक्ल उन प्रारंभिक व्यक्तियों में होंगे जिन्होंने इलियट और कमिंग्स जैसे रचनाकारों का भारतवर्ष में पहली बार उल्लेख किया। 1935 में इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन की साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद से दिया गया भाषण काव्य में अभिव्यंजनावाद में इस जागरूकता के दर्शन होते हैं। उन्होंने J.S. फ्लिंट की चर्चा की तथा हेराल्ड मुनरो की तारीफ की तथा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अध्यापकों द्वारा लिखित सद्य प्रकाशित आलोचनात्मक निबंधों के संग्रहों के उद्धरण भी दिए हैं। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि पहली बार हिंदी में शुक्ल जी ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार पर किसी कवि की विवेचना करके आलोचना को एक व्यक्तित्व प्रदान किया, उसे जड़ से गतिशील किया। एक और उन्होंने सामाजिक संदर्भ को महत्व प्रदान किया
तो दूसरी ओर रचनाकार की व्यक्तिगत मनस्थिति का हवाला दिया। शुक्ल जी के व्यक्तित्व का एक गुण यह भी है कि वे श्रुति नहीं मुनि मार्ग के अनुयायी थे। किसी भी मत, विचार या सिद्धांत को उन्होंने बिना अपने विवेक की कसौटी पर कसे स्वीकार नहीं किया। इसी विश्वास के कारण वे क्रॉन्चे, रविंद्र, कुंतक, ब्लैक, स्पिनगार्ग की तीखी समीक्षा कर सके थे। आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने सदैव लोक संग्रह और लोक मंगल की भूमिका पर काव्य को परखना चाहा है। शुक्ल जी ने अपने समीक्षा दर्श में एक अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना काव्य का लक्ष्य माना है। इस कसौटी की अगली परिणति है कि ऐसी भाव दशाओं के लिए अधिक अवकाश होने के कारण उन्होंने महाकाव्य को खंडकाव्य या मुक्तक काव्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया। कुछ इसी कारण रोमांटिक, रहस्यात्मक या लिरिकल संवेदना वाले काव्य को वे उतनी सहानुभूति नहीं दे सके। साधारणीकरण के रूप में उनका योगदान। शुक्ल जी असाधारण वस्तु योजना अथवा ज्ञानातीत दशाओं के चित्रण के पक्षपाती नहीं थे कि उनसे प्रेषणीयता में बाधा पहुंचती है। इस सिद्धांत के स्वीकार के कारण साधारणीकरण के संबंध में कुछ नई व्याख्या देते हुए उन्होंने आलंबन धर्म का साधारणीकरण माना। यह उनके स्वतंत्र काव्य चिंतन तथा अपने अध्ययन, विशेष रूप से तुलसी के अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष का परिचायक भी है। अपनी क्लासिक रस दृष्टि के कारण ही उन्होंने काव्य में कल्पना को अधिक महत्व नहीं दिया। अनुभूति प्रसूत भावुकता उन्हें स्वीकार्य थी, कल्पना प्रसूत नहीं। इस धारणा के कारण ही वे छायावाद जैसे काव्यांदोलनों को उचित मूल्य नहीं दे सके। भावयोग के रूप में उनका योगदान। शुक्ल जी ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। काव्य को मनोरंजन के हल्के फुल्के उद्देश्य से हटाकर इस गंभीर दायित्व को सौंपने में उनकी मौलिक एवं आचार्य दृष्टि कार्य करती है। वे कविता को शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करने वाला साधन मानते हैं। वस्तुतः काव्य को शक्ति के शील विकास का महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठतम साधन उन्होंने माना है। सर्वांगीण विचार के रूप में नवीन साहित्यिक रूपों एवं चरित्र प्रदान की नई परिपाटियों के कारण उन्होंने रसात्मक भावबोध के विविध रूपों की चर्चा की है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से भी उन्होंने सिद्धावस्था और साधनावस्था का विभाजन किया है। काव्य के अतिरिक्त उन्होंने अपने साहित्य में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि साहित्यिक रूपों के स्वरूप पर भी संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण सर्वांगीण विचार प्रकट किए हैं। उनकी समीक्षा दृष्टि की संभावनाएं। शुक्ल जी की समीक्षा का मूल स्वर यद्यपि व्याख्यात्मक है, पर आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने आकलन संबंधित निर्णय लेने में साहस की कमी नहीं दिखाई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनके इतिहास का आधुनिक काल से संबंधित अंश है। यह अवश्य है कि इन निर्णयों का या व्याख्यानों में उनके वैयक्तिक एवं वर्गगत आग्रह तथा उस युग तक की इतिहास दृष्टि की सीमाएं थी। वस्तुतः शुक्ल जी
समीक्षा के प्रथम उठान के चरम विकास थे और आगे लोगों ने उनका अनुगमन किया। साहित्यिक इतिहास के लेखक के रूप में उनका योगदान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम साहित्यिक इतिहास लेखक हैं जिन्होंने मात्र कविवृत्त संग्रह से आगे बढ़कर शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही है, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगठित काल विभाग की ओर ध्यान दिया। इस प्रकार उन्होंने साहित्य को शिक्षित जनता के साथ संबद्ध किया और उनका इतिहास केवल कवि जीवनी या ढीले सूत्र में गुंथी आलोचनाओं से आगे बढ़कर सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से संकलित हो उठा। वह कवि मात्र व्यक्ति न रहकर परिस्थितियों के साथ आबद्ध होकर जाति के कार्यकलाप को भी सूचित करने लगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन और उन युगों का नामकरण किया। इस प्रवृत्ति साम्य एवं युग के अनुसार कवियों को समुदायों में रखकर उन्होंने सामूहिक प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। वस्तुतः उनका समीक्षक रूप यहाँ पर भी उभर आया है और उनकी रसिक दृष्टि कवियों के काव्य सामर्थ्य के उद्घाटन में अधिक प्रवृत्त हुई है। तथ्यों की खोजबीन की और कम। निबंधकार के रूप में आचार्य शुक्ल का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व निबंधकार का भी है। उनके निबंधों के संबंध में बहुधा यह प्रश्न उठाया गया है कि वे विषय प्रधान निबंधकार है या व्यक्ति प्रधान। वस्तुतः उनके निबंध आत्मव्यंजक तथा भावात्मक तो किसी प्रकार भी नहीं कहे जा सकते। इतना अवश्य है कि बीच बीच में आत्मपरक अंश आ गए हैं, पर ऐसे अंश इतने कम है कि उनको प्रमाण नहीं माना जा सकता। उनके निबंध अत्यंत गहरे रूप में बौद्धिक एवं विषय निष्ठ है। उन्हें ललित निबंध की कोटि में नहीं रख सकते, पर इन निबंधों में जो गंभीरता, विवेचन में जो पांडित्य, तार्किकता तथा शैली में जो कसाव मिलता है, वह उन्हें अभूतपूर्व दीप्ति दे देता है। वास्तव में निबंधों के क्षेत्र में शुक्ल जी की परंपरा का हिंदी में बराबर प्रयोग होता रहा है और उनकी परंपरा हिंदी में बराबर चलती जा रही है। शुक्ल जी की भाषा या भाषा के क्षेत्र में शुक्ल जी का योगदान। शुक्ल जी के गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है और उसके प्रायः दो रूप मिलते हैं, क्लिष्ट और जटिल। गंभीर विषयों के वर्णन तथा आलोचनात्मक निबंधों में भाषा का क्लिष्ट रूप मिलता है। विषय की गंभीरता के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी है। गंभीर विषयों को व्यक्त करने के लिए जिस संयम और शक्ति की आवश्यकता होती है, वह पूर्णतः विद्यमान है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। सरल और व्यवहारिक। भाषा का सरल और व्यवहारिक रूप शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में मिलता है। इसमें हिंदी के प्रचलित शब्दों को ही अधिक ग्रहण किया गया है, यथा उर्दू और अंग्रेजी के अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा को अधिक सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए शुक्ल जी ने
ग्रामीण बोलचाल के शब्दों को भी अपनाया है। 9 दिन चले 2.5 कोस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पेट फूलना, कांटों पर चलना आदि कहावतों व मुहावरों का प्रयोग निसंकोच होकर किया है। शुक्ल जी का दोनों प्रकार की भाषा पर पूर्ण अधिकार था। वह अत्यंत संभत, परिमार्जित, प्रौढ़ और व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष है। उसमें रंज मात्र भी शिथिलता नहीं है। शब्द मोतियों की तरह वाक्यों के सूत्र में गुंथे हुए हैं। एक भी शब्द निरर्थक नहीं। प्रत्येक शब्द का अपना पूर्ण महत्व है। शैली की दृष्टि से शुक्ल जी की शैली पर अपने व्यक्तित्व की पूरी छाप दिखती है। यही कारण है कि प्रत्येक वाक्य पुकार कर कह देता है कि वह उनका है। सामान्य रूप से शैली अत्यंत प्रौढ़ और मौलिक है। उसमें गागर में सागर पूर्ण रूप से विद्यमान है। शुक्ल जी की शैली के मुख्यतः 3 रूप हैं। पहला, आलोचनात्मक शैली। शुक्ल जी ने अपने आलोचनात्मक निबंध इसी शैली में लिखे हैं। इस शैली की भाषा गंभीर है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। वाक्य छोटे छोटे, संयत और मार्मिक है। भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है कि उनको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। गवेषणात्मक शैली। इस शैली में शुक्ल जी ने नवीन खोजपूर्ण रचनाओं का विवेचन किया है। आलोचनात्मक शैली की अपेक्षा यह शैली अधिक गंभीर और दुरूह है। इसमें भाषा क्लिष्ट है, वाक्य बड़े बड़े हैं और मुहावरों का नितांत अभाव है। भावात्मक शैली। शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक निबंध भावात्मक शैली में लिखे हैं। यह शैली गद्य काव्य का सा आनंद देती है। इस शैली की भाषा व्यवहारिक है। भावों की आवश्यकतानुसार छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के वाक्यों को अपनाया गया है। बहुत से वाक्य तो सुक्ति रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने निबंधों में निगमन पद्धति, अलंकार योजना, तुकदार शब्द, हास्य व्यंग्य, मूर्तिमत्ता आदि अन्य शैलीगत विशेषताएं भी उपयोग में ली है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। आचार्य शुक्ल जी की आलोचना एवं समीक्षा शास्त्र में कई सीमाएं भी हैं। कई जगहों पर अवैज्ञानिक भी दिखाई देते हैं, कई जगहों पर नकारात्मक भी हो जाते हैं। इन सबके होते हुए भी आलोचना के क्षेत्र में हिंदी में शुक्ल जी जैसा प्रौढ़ आलोचक एक भी नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी के श्रेष्ठ आलोचक है, क्योंकि उनके परवर्ती सभी आलोचकों ने उनके महत्व को स्वीकार किया है। डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर बंजारा लिखते हैं कि वे भरत, अभिनव, मम्मट आदि की ही परंपरा में दिखाई देंगे। जिस क्षेत्र में भी कार्य किया उस पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा युग प्रवर्तक की है। काव्य में रहस्यवाद निबंध पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये का तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। अंततोगत्वा हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में अनन्य योगदान है और उस योगदान को हम कभी भी भुला नहीं सकते।